लाइव हो जाए। फ्रांस की क्रांति, चुड़ैलों का धावा किस क्रांति से? स्टाम्प एक्ट, स्टाम्प एक्ट। बैठ जाओ, कौन है काला बकुला? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बै- जल्दी बैठो, अकेले खड़ा मत हुआ करो। बैठा जो बबनी लोग को, तो खसक जाइए बबनी आप लोग, तो घसकबे नहीं करती है सब। एडजस्ट करिए ये लोग को, कहीं कहीं जाओ बबनी। गेट बंद कर दीजिए जी अब, नहीं तो ये आते रहेगी सब। सब लोग को बाबू गुड मॉर्निंग। बताइए, किस तारीख को बोस्टन टी पार्टी की घटना हो? 16 दिसंबर 1773। 16 दिसंबर 1773। इस तरह से सुना रहा है, ऐसे मजा नहीं आता है। जैसे हम आपसे कोई पूछेंगे भारत की आजादी कै अगस्त को, ऐसे काहे नहीं याद है, ऐसे याद रहना चाहिए। समझ आ रहा है कि नहीं? आप बताइए दाढ़ी वाला साधु। हाँ, वास अमेरिका में राष्ट्रीय पर्व कै जुलाई को? हाँ, तुम पशु, तुम बताओ। फ्रांस में कै जुलाई को? चलो पशु ठीक सुना दिया। आ गया वो बकलोलवा, सब नहीं दिख रहा है तो आज जलपरा। हाँ, आप सब लोग सुनाइए। फ्रांस में वास्तिल दुर्ग का पतन हो गया था, ढा दिया था सब। जलपरा इधर देखो, कब तोड़ा गया था वास्तिल दुर्ग? हाँ, 14 जुलाई 1789। एक कम 80, तो फ्रांस 90 90। ये बहुत खचरा होता है, सब सोचा 3 गो में हमेशा। ये कौन सी होता है तो समझे में नहीं आता है। ये सब एक ही चीजा दिखता है सब। चुड़ैलों का धावा, आप लोग को समझ में आ रहा है? लड़की जब इतना सीधा होती है कि विरोध भी नहीं करती। चुड़ैलों का धावा, कहीं सुनिए? भूतों का दावा, वास्तिल दुर्ग तोड़ दिया सब, लेकिन भूतों का दावा नाम नहीं आया। आगे बढ़ जाए। 5 अक्टूबर बोल रहा हूं। अच्छा, चुड़ैलों का दावा हम तो, अच्छा डेट बता रहा, चलो सही बता, हमको लगा ये बता रहा है वास्तिल दुर्ग का। वास्तिल दुर्ग, बीच में कोई नहीं बोलेंगे लोग, जिससे सवाल पूछेंगे वही बता। तुम बताओ, काला छुआड़ा। हाँ, उधर वाला दीवार से सट के। क्वेश्चन बताओ, टेनिस कोर्ट ओथ का संबंध किससे? लेफ्ट विंग का संबंध। बकलोलिया कुछ कुछ बोलते रहती है ये। कुछ नहीं यही कहते रहती है बकलोल। जो पूछे बस उतने जवाब दिया करिए आप लोग। विलियम ऑफ ऑरेंज का संबंध। हाँ, एकदम सुनाया यार, एकदम। विलियम ऑफ ऑरेंज हॉल। स्टाम्प एक्ट। जॉन मिल्टन का संबंध किस क्रांति से? अमेरिका। जॉन मिल्टन, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वॉशिंगटन, दास प्रथा, रंग भेद, मार्टिन लूथर किंग, पुनर्जागरण। मार्टिन लूथर किंग पुनर्जागरण। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। सर बीपीएससी एग्जाम कैंसिल हो गया, कल ही बता दिए थे, बीपीएससी एग्जाम कैंसिल हो गया। जैसे आया था 2 बजे के आसपास नोटिफिकेशन आया, हम 3 बजे वाले बैच में आपको बता दिए थे। जिन लोग को नहीं पता है उन लोग को पता है कि क्या कैंसिल कर दिया गया किसी भी कारण से। समझ में गया? उसने कारण नहीं बताया है। तो आप लोग के जितने लोगों का बीपीएससी का एग्जाम था, उनका एग्जाम क्या हो गया?
कैंसिल। तो आप लोग को और मौका मिल गया, थोड़ा और हुमाच के पढ़ लीजिए। हाँ, टारगेट बैच में आपका बिहार स्पेशल वो वाला वो बचा हुआ है, वो पढ़ाया जाएगा, उसके बाद रिवीजन करते रहेंगे लोग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर का संबंध अमेरिका से है, अमेरिका से। फ्रांस की जब क्रांति शुरू हुई तो फ्रांस का राजा लुईस 16। इंग्लैंड की जब क्रांति शुरू हुई, रक्तहीन क्रांति, तो उस समय राजा जेम्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय की जेम्स द्वितीय, जेम्स द्वितीय। कौन था? जेम्स द्वितीय। आगे अब पढ़ाते हैं आप लोग को इटली का एकीकरण। कौन सा? और जर्मनी का एकीकरण, और फ्रांस की क्रांति। ये छोटे छोटे टॉपिक है, उर्ले भट्ट की किसी एग्जाम में देता है, ज्यादा देता भी नहीं एग्जाम में। ऐसे जानकारी के लिए आप पढ़ लीजिए, अलग बात है, लेकिन ज्यादा एग्जाम में ये देता नहीं है। यूरोप किधर गया जी? ये नक्शा कहाँ गायब हो गया? राम को दम्मा टाइप का हो गया कुछ। ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन के बारे में अभी बहुत जानकारी है नहीं, उसके बारे में जीनोम सीक्वेंसिंग हो रही है, जैसे उसका कोई नतीजा आएगा आपको बता दिया जाएगा। बाकी न्यूज चैनल वाला तो सबसे पहले दिखाता है। हाँ, तो हाँ, इस निंदा कानून, इस निंदा कानून बड़ा उटपटांग कानून है। यह एक धार्मिक कानून होता है इस्लामिक परंपरा के हिसाब से, जो ब्लास्फेमी को बहुत ही हाईली रिस्ट्रिक्ट करता है। ब्लास्फेमी का मतलब होता है कि धर्म के रूप में टिप्पणी ना करिए, समझ में क्या? नहीं से नहीं कहते, कभी कभी देखते हैं आदमी धर्म को लेके कुछ कुछ कभी हल्का फुल्का मजाक कर देता है, कभी कभी किसी किसी मैटर में हल्का फुल्का ही मजाक नहीं करना चाहिए। ब्लास्फेमी कहता है कि हल्का भी अलाउ नहीं है, लेकिन इस्लामिक देश ने एक इसका नेक्स्ट लेवल चालू कर दिया, इस निंदा कानून, कि आप किसी भी धर्म मतलब इस्लामिक परंपरा, कुरान, ईश्वर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब के ऊपर किसी भी अभद्र टिप्पणी को नहीं करेंगे। भारत में भी है कि नहीं कर सकते हैं, आप भी भगवान के ऊपर नहीं करेंगे, ऐसा यहाँ पे भी है। ना आप ईसा मसीह को बोलिए, ना भगवान शंकर को बोलिए, ना गुरु वाहे गुरु को, किसी को नहीं बोलिए। लेकिन इस भारत में काम करने के लिए बहुत सारा कानून है, इनकम टैक्स का कानून है, जीएसटी का कानून है, पढ़ने लिखने का कानून है, रोड विभाग है, सड़क विभाग, बिजली विभाग, 75 विभाग। लेकिन पाकिस्तान में केवल कुछ है नहीं, खाली बैठा है सब। तो जिस देश में लोग खाली बैठेंगे, उस देश में लोग धर्म की बात करेंगे। अक्सर देखिए, आप लोग को कोई कहेगा क्या ना, तो सत्यनारायण भगवान का कथा सुनाते हैं, अच्छी बात है कथा, बट आपके पास समय नहीं है। ऐसा नहीं है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाँ? अपने घर में सुनते हैं लोग, अरे सुन लेना चाहिए थोड़ा बहुत कभी कभी, बट अभी फोकस आपको किस पे करना चाहिए? पढ़ाई पे। बुढ़ापा पर लग जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की पूरी राजनीति की धर्म पे चलती है, तो उसने एक कानून थोप दिया, इस निंदा। बांग्लादेश में भी इस निंदा। इस कानून में अगर किसी ने किसी धर्म के बारे में कुछ बोल दिया, तो इसका डिसाइड उस मोहल्ले के काजी या मौलवी डिसाइड कर देंगे, हाँ ये इस निंदा है या नहीं, और उसमें फांसी की सजा। हाँ, फांसी की सजा, मार देता है सब वहां पे। आसिया बीबी का एक मैटर था पाकिस्तान में, एक ईसाई महिला एक मुस्लिम महिला के साथ, देखिए महिलाओं में अक्सर जहां आदमी रहेगा तो थोड़ा तूतू में हो जाता है। पाकिस्तान में एक महिला से थोड़ा सा तूतू में हुआ था, तो उसका ईसाई थी और उसके यहाँ चाय पी ली, तो कही तो ईसाई हो कि हमारे यहाँ चाय काहे पी ली। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा सा धार्मिक चीज समझिए ध्यान। ईसाई में मतलब पोर्क समझते हैं ना, ये सुअर का मांस, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, समझ में गया कि ना? तो एक दिमाग में मेंटेलिटी बैठी होगी उसकी, उसका इसका विरोध किया। अब जैसे मान के चलिए कोई गाय का मीट खा के आए और उसे किसी हिंदू पंडित जी के यहाँ बैठ के जूठा पानी गिलास में पिएगा पानी, तो विरोध करबे करेंगे। उसने भी उस तरह से क्या किया, विरोध किया। तो विरोध विरोध के तरफ होना चाहिए, आप ऐतराज दिखा दीजिए यहाँ पे ऊपर से पियो या कुछ भी पियो। उसने इसको चार तरह से घुमा के कह दिया, इस निंदा कानून थोप दिया। इतना भयानक इस निंदा कानून पाकिस्तान में है
कि किसी भी थोड़ा सा कुछ बात बोल देते हैं तो आपके ऊपर थोप देता है इस निंदा कानून। एक बार एक व्यक्ति के ऊपर इस तरह से पाकिस्तान में इस निंदा कानून लगा दिया गया था। वो गया हाई कोर्ट में, कोर्ट ने कहा कि इसने किसी भी तरह का अभद्र टिप्पणी नहीं किया। हाई कोर्ट ने भी कहा नहीं किया। हाई कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आप इसकी सुरक्षा दीजिए, पुलिस वाला ही उसको मार दिया। जो सुरक्षा में गार्ड दिया गया था ना, वही मार दिया उसको। तो कुछ कौन चीज होगा उन सब को, किस काम के हैं सब? बकरी काट दीजिए, मुर्गा काट दीजिए, उसको क्या फर्क पड़ता है? उन सब के जीवन का कोई स्तर है नहीं है वहां। उनके लिए दुनिया जिंदगी नहीं है। समझ गए? धर्म की बात करेंगे तो दुनिया को मन में नहीं करता, स्वर्ग की बात करो ना, ये क्या है? टेम्पोररी है। तो ये सब चीजें इस निंदा कानून है। श्रीलंका और पाकिस्तान में भी इसी को लेकर थोड़ा सा टसल चल रहा है। समझ गए कि नहीं? अरे मार देता है, जितना तड़पा के मारिए उतने उन सबको मजा आता है। ये अशिक्षितता को दर्शाता है, कितने लेवल के वहां पे लोग अशिक्षित हो चुके हैं। कोई बात नहीं, जिन्ना बनबे किया था इसी हिसाब से तनी आए ना भारत में कूदे, मार के यहाँ पे रद्द कर देगा आदमी। यहाँ भारत में ऐसा ही देश है जहां हजारों किस्म की भाषा, हजारों किस्म के मजहब लोग रहते हैं और सुरक्षित रहते हैं। ये आप ऐसे अंदाजा लगाइए। हम किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, हम बस आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। अफगानिस्तान में जब मारा गया था तालिबान वालों से ना, तो जो मुस्लिम लोग वहां से गए थे वो किसी इस्लामिक देश में नहीं भाग के भारत में आए थे। ये दिखाता है कि हम दूसरों के प्रति आज भी आदर भावना को रखते हैं और हम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि आज नहीं तो कल अफगानिस्तान अखंड भारत का हिस्सा बनबे करेगा। कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को, आ जाना लो। वहां तक थे तो हम तो लेके आइबे करेंगे। यहाँ पर बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएंगे? आगे आते हैं हम लोग, एक ना एक दिन कटबे करेगी। लेकिन कभी कभी हमको दुख होता था, इतिहास जब पढ़ाया जाता है तो देखिए, इतिहास पढ़ना आपके लिए एक अलग चीज होता है, जब पढ़ाया जाता है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जानकारी का होना चाहिए। तो कभी बहुत तकलीफ होती थी कि देश का विभाजन हो गया, लेकिन आज पाकिस्तानी चोटों का बिहेवियर देखते हैं तो कभी कभी खुशी को भी होता है कि जो इससे जातो नहीं तुम लोग बवाली तो या हम लोग के साथ नहीं है तो ठीक है। लेकिन फिर सोचते हैं कि रहता सब तो ऐसा नहीं रहता सब, हाँ रहता सब तो ऐसा नहीं रहता सब। मार मार के ससुरन को ठीक करता आदमी यहाँ पर। हाँ, सही है। माँ बाप का साया हट गया उसके ऊपर से तो लड़का बिगड़बे करेगा। आगे आते हैं, इटली और जर्मनी का एकीकरण। इटली और जर्मनी का एकीकरण, रूस की क्रांति, खूनी रविवार, ये आगे पढ़ाएंगे बाबू इन दोनों के बाद। ये कह रहा है कि अलग हो गया लेकिन एक होना असंभव है। आप मत घबराइए बाबू, हर चीज संभव है यहाँ पर। अभी पाकिस्तान के पास उसकी जीडीपी का 2% भी नहीं बचा है, जीडीपी का 2% भी नहीं बनता, और हम लोग के यहाँ जीडीपी का 10% तो घोटाले में चल जाता है। आगे आते हम लोग इटली पर। देखिए, यूरोप में जब पुनर्जागरण हुआ तो पुनर्जागरण के बाद औद्योगिक क्रांति हुआ और यूरोप इतने टुकड़ों में बिखरा हुआ था, हर महीने यूरोप में मार होता था, हर महीने। अब मार होता था कहां पर? बेल्जियम के पास। कहां होता था? बेल्जियम के पास। बेल्जियम में एक मैदान है वाटरलू का मैदान, उसे यूरोप का अखाड़ा कहते हैं। जोहना को बवाल करना है, कहां चल जाता था? वाटर। जैसे भारत में पानीपत, कोनो आओ चल ले पानीपत, चल चल इब्राहिम लोधी चल पानीपत में फरिया ले, तुम नहीं समझ आएगा। तो पानी यहाँ पे यूरोप का अखाड़ा कहा जाता है बेल्जियम। ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे हुए थे, इतने टुकड़ों में कि यहाँ यूरोप में उस वक्त के समय 850 से ज्यादा टुकड़े में देश बटे थे, 850 से ज्यादा। अकेले जर्मनी 300 टुकड़ों में था, इतनी गांव गांव में राजा बना दिया था वहां पर। बहुत सारे टुकड़ों में था, इटली था इसमें, ये कई टुकड़ों में था। इसमें जो फ्रांस था ये भी कई टुकड़ों में था, लेकिन फ्रांस का एक सेनापति आया, नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांस के टुकड़ों को मार काट के सबको क्या कर दिया? एक कर दिया, और अगल बगल में सबको कब्जा किया, मारा। जर्मनी को धो दिया, ऑस्ट्रिया को धोया, इटली को धोया, सबको धोया। ब्रिटेन को धोया तो ब्रिटेन वाले इन्हीं को धो दिया। ये चले गए नेपोलियन,
उनको भेज दिया था सेंट हेलेना द्वीप पे, वहीं क्या हो गया, आगे बढ़े। चलिए ध्यान दीजिए, ये कौन मर गया बाबू यहाँ पे, ये नेपोलियन बोनापार्ट क्या हो गया, मर गए। लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने जो यहाँ पे एक भावनाओं को जन्म दे के गया था यहाँ पर कि एक राष्ट्र होना चाहिए, एक राष्ट्र होना चाहिए, और इन लोगों को जो थूरा था नेपोलियन ने, तो इन लोगों को भी लगा कि हम टुकड़ों में टूट चुके हैं, इसलिए हमें एक होना चाहिए। तो यूरोप में जो एकीकरण हुआ, यूनिफिकेशन हुआ, उसका जनक हम नेपोलियन को मानते हैं कि नेपोलियन ने पूरे टूटे हुए फ्रांस को जब एक किया तो बाकी लोगों में भी एक होने की भावना आ गई। तो यूरोप में एकीकरण का संदेश वाहक किसे कहा जाता है, नेपोलियन को। किसे, नेपोलियन। अब इटली जो था, ये रहा इटली। इटली जो अभी देख रहे हैं ये 13 टुकड़ों में बटा हुआ था इटली। यहाँ सिसिली है, सर्डिनिया है, यहाँ पे सर्डिनिया, पिडमाउंट, ऐसे कितने टुकड़ों में टूटा था, 13 टुकड़ों में कौन टूटा हुआ था, इटली। इटली जो है वो इतनी भाग में टूटा था कि इटली को कोई भी आके पीट के चला जाता था। लेकिन इटली जो है वो फ्रांस के नेपोलियन से प्रेरित होकर कहा कि हम एक राज्य का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, एक राज्य का क्या करेंगे, निर्माण करने में। तो इटली क्या हो गया, एकीकरण के रास्ते पर चल दिया। इटली कितने भागों में टूटा था, हाँ कितने भाग में, 13 भाग में टूटा था। किसी को कोई दिक्कत नहीं, इटली कितने भाग में टूटा था, 13 भाग में टूटा था। इन 13 भाग में सबसे शक्तिशाली अगर कोई भाग था तो सर्डिनिया था। क्या नाम था, सर्डिनिया था। कौन था, सर्डिनिया। सर्डिनिया पिडमाउंट, पूरा नाम उस समय का क्या था, सर्डिनिया पिडमाउंट। सर्डिनिया ने कहा कि हम सबको क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, हम सबको एक होना चाहिए। लेकिन इसके इस साइड में एक देश था ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, क्या नाम था, ऑस्ट्रिया, वो बहुत खचरा था। यहाँ पे देश कौन था, ऑस्ट्रिया। इसको किस कलर से कर देते, काला रंग से रंग देते। ये देश कौन है, ऑस्ट्रिया। ये बहुत ही खचरा था, ये नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, वरना इटली क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो इटली के एकीकरण का संदेश वहां का आप नेपोलियन को कह सकते हैं। लेकिन इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया। लेकिन इस बाधा से लड़ने के लिए सबसे पहले 13 टुकड़ों में से कौन सा टुकड़ा सबसे पहले आया, सर्डिनिया। कभी कभी एग्जाम में पिडमाउंट दे देता है तो सर्डिनिया नहीं देता है, तो पूरा नाम भी याद रखेंगे, सर्डिनिया पिडमाउंट। तो सर्डिनिया पिडमाउंट ने यहाँ पे आगे बढ़ा। और इटली के एकीकरण में एक और काम किया था, याद कीजिए आप लोग, जब पुनर्जागरण हुआ था तो पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले कहां से हुई थी, इटली से हुई थी। कहां से हुई थी, इटली। अब इटली में 3 प्रमुख लोगों ने इटली के एकीकरण में काम किया, जोसेफ मेजनी, काउंट काउर और गैरीबाल्डी। 3 लोगों ने इसमें सबसे प्रमुख काम किया था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। देखिए अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहां से चालू हुआ, सर्डिनिया से, हाँ सर्डिनिया। इसमें एक था गैरीबाल्डी, क्या नाम था, गैरीबाल्डी, गैरीबाल्डी। इसे इटली के एक बाल्टी लिख दिए जी गैरीबाल्डी। इसे इटली के एकीकरण का तलवार कहते हैं। इटली के एकीकरण का क्या कहा जाता है, तलवार। इसने एक सेना का गठन किया था, क्या नाम था उसका, लाल कुर्ती सेना, रेड शर्ट आर्मी, लाल कुर्ती सेना, लाल कुर्ती सेना। भारत में विघटित हुई थी कि नहीं हुई थी, इटली के एकीकरण का तलवार, हाँ गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी कहा था कि प्यार से मांगने से कुछ नहीं मिलेगा, काट डालो जो इटली के एकीकरण में क्या होता है, बाधा आता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इटली के एकीकरण में तलवार किसे कहा जाता है, गैरीबाल्डी। किसे कहा जाता है, गैरीबाल्डी। क्या कहा जाएगा, गैरीबाल्डी को कहा जाता है। दूसरा इसमें एक नाम आता है जोसेफ मेजनी। क्या आता है, जोसेफ मेजनी, जोसेफ मेजनी। इसे इटली के एकीकरण का जनक कहते हैं। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहते हैं, जोसेफ मेजनी। इसने, इसको पता था कि युवा जो होते हैं ना, किसी भी समाज में बहुत तेजी से परिवर्तन लेकर आते हैं। इसने कहा था कि अगर समाज में क्रांति लाना है तो शासन युवाओं के हाथ में सौंप दीजिए, तुरंत क्रांति ला देगा सब। ये वास्तविकता है। आप देखिए भगत सिंह जो थे तो शासन तो उनको मिला नहीं। आप लोग को अगर शासन दे दिया जाए कि अगर कोई घोटाला कर रहा है तो क्या सजा दीजिएगा, वो जिंदा नहीं बच पाएगा, बच पाएगा। कोई कोर्ट कचहरी, कोई तारीख पे तारीख नहीं, सीधा क्रांति होगी यहाँ पर।
और रक्त एवं हड्डी की नीति, मार हाथे से मार देगा, रक्त एवं लौह की नीति नहीं, रक्त और हड्डी की नीति मार के रद्द कर देगा सर। इसने कहा था कि समाज में क्रांति लाना है तो शासन किसे सौंप दो, युवाओं, शासन किसे सौंप दो, युवाओं को, युवाओं को सौंप दो। ये युवाओं का बहुत ही ज्यादा क्या था, पक्षधर था, बहुत ही खतरनाक आदमी था जोसेफ मेजनी। काउंट काउर आया, इसका दिमाग बहुत तेज था, काउंट, काउंट दी काउर, कावोर, काउंट दी कावोर, ये बहुत ही तेज दिमाग का था। इसको लग गया कि पूरी दुनिया जो है वो ऑस्ट्रिया के मदद में आ जाएगी। किसकी मदद में आ जाएगी, ऑस्ट्रिया की मदद। और ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था किसका एकीकरण, इटली का एकीकरण नहीं होना चाहा, लेकिन ऑस्ट्रिया बिजी था। यहां पर एक युद्ध चल रहा था, झगड़ा चल रहा था, क्रीमिया का युद्ध। कौन सा युद्ध, क्रीमिया के युद्ध 1854 में, क्रीमिया का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध 1854, ये 1854 के क्रीमिया के युद्ध में घुस गया और युद्ध को लंबा खींच दिया। और युद्ध लंबा खींचने थे, इटली के एकीकरण, इटली की जो समस्या थी उसने इसे वैश्विक समस्या बता दिया। कौन सा, वैश्विक समस्या, वैश्विक मुद्दा बना दिया। कौन से को, किस मुद्दा को, इटली के मुद्दा को। अब इटली के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, जल्दी कोई हस्तक्षेप नहीं किया यहाँ पर, और धीरे धीरे करके इटली क्या हो गया, एक हो गया। ये 1854 में कौन सा युद्ध हुआ था, क्रीमिया युद्ध। कौन सा युद्ध, क्रीमिया। कितने लोग बता सकते हैं क्रीमिया युद्ध से किसका संबंध है, फ्लोरेंस नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल, फ्लोरेंस नाइटिंगल, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगल ने भारत का उद्धारक किसे कहा है, लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को इन्होंने क्या कहा है, भारत का उद्धारक, भारत का उद्धारक। और इन सब के प्रयास से इटली का एकीकरण क्या हो गया, पूर्ण हुआ। इटली के एकीकरण को वैश्विक समस्या किसने बना दिया, काउंट काउर। वैश्विक मुद्दा किसने बनाया, काउंट काउर। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ मेजनी। किसने कहा था कि शासन युवाओं को सौंप देना चाहिए, हाँ, जोसेफ मेजनी। युवाओं में सब कुछ होता है, लेकिन युवाओं में खराबी लफुआगिरी ज्यादा कर देता है। नहीं समझ में गया, ओकरा अगर पावर दे देंगे तो हेलीकॉप्टर से अपने वाली के घरे उतार देगा। उतार देगा, चलो पिज्जा खा के इधर। ये युवाओं में थोड़ा सा क्या होता है, खचरई होता है कि नहीं होता है जी। तुम लोग को हेलीकॉप्टर दिया जाएगा, सबसे पहले कहाँ जाएगा। ये गदाकर सबसे पहले तो बारात चलेंगे। ये आप लोग का उम्र जो होता है ना, बड़ी खतरनाक होता है। इसमें लड़का सब अपने दुनिया में रहता है, क्या बगला। लड़का और लड़की दोनों, हाँ, लड़की लड़की सब में तो मने मन सोचती थे एक से फंसी तो कितना अच्छा रहे तो। बोलती नहीं है सब, लेकिन मने मन सोचो ठीक करो तो। नौकरी आपका होने वाला रहेगा तो और कितना अच्छा है, ठीक ठाक है, एकदम बढ़िया है, गाँव का है, फंसी तो एक से नौकरियों हो गया एकरा, समझ में कि नहीं है क्या। और अगर नौकरी नहीं होगा तो कहेगी झूठे एकरा से फंस लो, ओकरा से तो सुरेंद्रे था। उस सबके पास ऑप्शन ज्यादा रहता है ना, उन सबको रहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तू लोग के लगे कोनो ऑप्शन नहीं। आगे देखते हैं, लड़की करिए सही है बोलना है सर, कौन बोल रही है बगलू लिया तो। बता लो, बोलिए कि नहीं बोलिए। बोलिए, इसको लगता है हमारा कनवा खराब है। हमरा भगवान आईफोन की कंपनी में बनाया था हमको। हर चीज एकदम ब्रांडेड है। आगे बढ़ते हैं, याद समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब लड़की जब उसका मजाक नहीं बनाएगी सब, बेचारी खुल के बोल दी, तू लोग नहीं बोल रही है। आगे बढ़े, थोड़ा सा कमेंट ऊपर करो तो बबुआ का क्या क्वेश्चन है। बस
मो- मोइनुद्दीन अंसारी कह रहे हैं कि सर लड़का सब चिल्लाता है तो अब नहीं सुनाई देता है, पहले सुनाई देता था तो क्लास वाला फील आता था। अच्छा हम इसको अब सुधार देते हैं, थोड़ा सा डेसिबल ना इसका फ्रीक्वेंसी होता है, कितने फ्रीक्वेंसी को ये कैच करेगा। तो हम जब यहां से धीरे भी बोलते हैं ना, इस ससुरा को आ जाता है लगभग अच्छा खासा से 40-50, 40 40 से नीचे ही नहीं लेगा। तो आप लोग बोलते हैं 70 पे, यहां आते आते क्या हो जाता है 40। इसको सुधार देते हैं, लड़का सबको क्लास वाला फील आना चाहिए। ये समस्या थी। मैं देखिए जब ऑनलाइन शुरू हो रहा था ना, मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो ऑनलाइन अलग पढ़ दे, ऑफलाइन अलग कर दे, VOD। फिर हमको लगा कि नहीं, जो लड़के गांव में हैं उनके माता पिता पटना का खर्च नहीं उठा सकते, एटलीस्ट उनको फील तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, फील आना चाहिए क्लास वाला एकदम। तो आप लोग एकदम क्लास वाला फील आएगा। कैमरा ऐसे घुमा देगा। अगर देख लेगा तू पटना का हालत ना, तो हमरे क्लास में तो तू नहीं आएगा। इससे बैठता है सब, इससे अच्छा सब्जी मंडी में सब्जी लेके बैठता है सब। कोई बात नहीं, आप लोग को नौकरी के बाद अपना पर्सनल ऑफिस मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी भले आप लोग बोरा लेके आ रहे हैं, वहां एक समय आएगा जब आपकी डायरी मोबाइल लेके कोई और चलेगा, गाड़ी में बैठने से पहले दरवाजा खोला जाएगा। अभी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए। अभी आप कांच हैं इसलिए चुभते हैं, जिस दिन आईना बनेंगे पूरी दुनिया देखेगी आप। चलो यहाँ इटली समझ में आ गया। इटली से क्या क्या क्वेश्चन आएगा समझ में आ गया। इटली के एकीकरण का संदेशवाहक नेपोलियन, इवन पूरे यूरोप में एकीकरण का संदेशवाहक ने। हालांकि नेपोलियन खुद क्या हो गया, इटली हार गया, लेकिन कोई बात नहीं, जीते जी क्या हुआ, संदेश दे गया। लाइफ की एंट्री तगड़ी नहीं होनी चाहिए, एग्जिट तगड़ा होना चाहिए। तो भले नेपोलियन की एंट्री कैसी भी रही, जब एग्जिट करके गया था तो पूरे यूरोप को बदल के गया वो नेपोलियन। तो नेपोलियन बहुत बहादुर था। उसकी तुलना अर्जुन से किया जाता है, क्योंकि अर्जुन जब युद्ध पे जा रहे थे, अपना निशाना लगा रहे थे मछली पे, तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम्हें क्या दिख रहा है, तो कहा कि आंख के सिवा कुछ नहीं। कहने का सेंस की फुल फोकस कहाँ है, आंख। ऐसा दौड़े कि कुछ ना दिख रहा होगा। बात समझिए कहना क्या चाह रहा है अर्जुन, मतलब फीलिंग समझिए कि मुझे पूरा फोकस 100% क्या है, आंख। बाकी सब चीज दिख रहा है लेकिन हमारे किसी मतलब का नहीं है। इसी तरह अपनी सेना लेके नेपोलियन निकला, सामने पहाड़ था, आल्पस पर्वत। उसके कमांडर ने कहा आल्पस पर्वत है, कहा नो आल्पस, पार कर जाओ, हिला दिया पहाड़ पूरा। ये उसका बहुत फेमस कोट था, नो आल्पस। यूरोप का सबसे बड़ा पर्वत हिल गए सब उसकी सेना, और जबकि वो सेना पहले कभी पहाड़ नहीं हिली थी। तो सोचिए पहली बार में हिला दिया कौन सा पहाड़। इसने सेना का बहुत तेजी से गठित किया था। इधर टुकुर टुकुर देखते कौन रह गया, ऑस्ट्रिया। कितने भागों में टूटा हुआ था, 13 को संगठित करने का काम नहीं, संदेशवाहक। एक किसी का नाम ही नहीं जाएगा। इटली के एकीकरण का जनक जोसेफ में, एकीकरण की तलवार, हाँ गैरी बाल्डी। इटली के एकीकरण को विश्व समस्या बना दिया। क्रीमिया युद्ध में इटली को ले गया काउंट का। जोसेफ मिजनी ने युवाओं के बारे में क्या कहा, क्रांति लाना है तो शासन युवाओं को सौंप, क्रांति लाना है तो शासन युवाओं। 1 दिसंबर को युवाओं ने डिजिटल प्रोटेस्ट मारा, 5 दिसंबर को आ गया टाइमिंग। आ गया कि नहीं आ गया अपन, किसी को कोई दिक्कत। अब आगे बढ़े, अब देखते हैं हम लोग जर्मनी का एकीकरण। ये किसका एकीकरण हो गया, इटली का एकीकरण। अब किसका एकीकरण देख लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण का भी संदेशवाहक कौन था, नेपोलियन। कौन था, नेपोलियन। नेपोलियन जर्मनी पर कब्जा करना चाहता था। जर्मनी 300 टुकड़ों में टूटा था। नेपोलियन कहा कि 300 अधिकारी ना नियुक्त करेंगे, मारपीट के उसको 39 भागों में इकट्ठा किया जर्मनी को। किसने, नेपोलियन। हालांकि उसके बाद नेपोलियन की क्या हो गई, मृत्यु। नेपोलियन की मृत्यु हो गई। फ्रांस अपना शासन करने लगा। यहां पर ये वाला राज्य कौन सा है, नीचे वाला इटली। इटली का एकीकरण कंप्लीट, समझ आ गया कि नहीं आ गया। इटली के एकीकरण की शुरुआत सार्डिनिया पिडमाउंट से हुई। इटली के एकीकरण की शुरुआत, इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया। कौन था, ऑस्ट्रिया। बहुत खचरे था, यही के राजा को मार दिया था तो प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड को मार दिया था तो कौन सा विश्व युद्ध चालू हो।
ये खचरा सब में टांग लड़ाता था, मार दिया सो नहीं को, चल गए यहाँ पे। हालांकि जिस राजवा को मारा वो राजा ठीक था, ड्यूक था। ड्यूक, ड्यूक किसे बोला जाता है? केटीएम ड्यूक, करा मोटरसाइकिल है केटीएम ड्यूक। ड्यूक उसे कहते हैं जो राजसी वंश का हो, जिस राज घराने का हो। जैसे पृथ्वीराज चौहान के अगर राज घराने का कोई बचा होगा तो क्या कहलाएगा? ड्यूक। समझा गया कि नहीं? ज्योतिरादित्य सिंधिया पृथ्वीराज चौहान के घर के हैं। सिंधिया परिवार मराठों के यहाँ के हैं, वो ग्वालियर के राजा से। हाँ हाँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया भी तो मराठे 5 भाग में नहीं टूटे थे। उसमें एक होलकर था, एक सिंधिया था, एक गायकवाड़ था, एक भोसले था, एक पूना का क्षेत्र का पेशवा था। और उसमें सिंधिया में तो थे ज्योतिरादित्य राय सिंधिया, उसी का तो ग्वालियर एरिया था। पढ़ाई नहीं है? बकलोलिया उठा के चला देंगे गमला। वो जो मराठे थे वो भी राजपूत ही थे, सिसोदिया से संबंधित, पृथ्वीराज चौहान से संबंधित नहीं थे। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपका कौन सा? इटली। इटली हो गया, इटली के एकीकरण समझ गए। इसके ऊपर कौन हो गया? जर्मनी। जर्मनी से जुड़ा ये रहा जर्मनी। इसको नेपोलियन सोचता था कब्जा कर ले, हालांकि इसको 13 टुकड़ों में तोड़ा था। कितने टुकड़ों में? 13। लेकिन बिस्मार्क नामक 300 टुकड़ों में पहले था। मार धार के नेपोलियन ने कितना किया था? 13 में तो इटली था जी, 39 टुकड़ों में। कितने? 39। हम 13 बोल दिए हैं, 39 टुकड़े थे। कितने टुकड़े? 39। हालांकि पहले कितने थे? 300। लेकिन इनको पीट पाट के कौन सीधा किया था? नेपोलियन। कितना टुकड़ा किया था? 39। इस पर शासन कर रहा था, बाद में नेपोलियन का अंत हो गया। अब यहाँ 39 राज्य थे छोटे छोटे। एक ससुरा जर्मनी इतना छोटा, उसमें से 39 राज्य। इसमें से सबसे प्रमुख राज्य जो था वो ऊपर वाला था। ये ऊपर का एरिया सबसे अच्छा खासा था, ये वाला, ये ऊपर का एरिया था। इसका नाम था प्रशा। क्या नाम था? तो बताइए, जर्मनी का ऊपरी राज्य का नाम क्या था? प्रशा। आपको पता है प्रशा जो था, इसने अपने यहाँ पहली, दुनिया का पहला देश था जिसने शिक्षा को मुक्त और अनिवार्य कर दिया। पढ़ना ही पड़ेगा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। शिक्षा को अनिवार्य करने वाला पहला देश प्रशा। शिक्षा का इतना विकास हुआ कि प्रशा के विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने पूरे समाज में क्लास करते थे, उसके बाद गांव गांव जाके राष्ट्र प्रेम की भावना को भरते थे कि हम 39 टुकड़ों में एक कभी नहीं हो सकते हैं। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? संयुक्त होना पड़ेगा। आप डायरेक्ट किसी प्रथा के खिलाफ नहीं जा सकते। आप अगर यूपी बिहार के लोगों को कहिएगा एक हो जाओ, यूपी बिहार बॉर्डर खत्म कर दो, होगा नहीं। बिहार वाला का हम बिहारी, यूपी वाला कहेगा भैया जी, बंगाल वाला दादा। तो इन्होंने कहा कि घुमा के बोलते हैं। कहा कि देखो, हम प्रशा में कोई सामान बनाते हैं और तुम्हारे यहाँ ले आते हैं बेचने, तो तुम उस पर टैक्स लगाते हो। तो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग लेके ही नहीं जाते हैं टैक्स के चक्कर में। तुम हमारे यहाँ बेचने जाते हो, 10 रुपया का सामान 15 रुपया हो जाता है, आधा इससे महंगा हो गया बेचने। क्यों ना हम आपसी व्यापार को क्या कर दे, आपसी बंधनों को खत्म कर दे। दूर तक सोच, देख रहे पढ़ा लिखा इंसान कह रहा है कि एक बार तो तुम बंधन खत्म कर। पहले ये राज्य की तरह थोड़ी थे, अलग देशे थे सब जुड़े, यहाँ पे जा ही नहीं सकते, सीमा शुल्क लगता था। तो सबसे पहले इन्होंने व्यापार के लिए बॉर्डर खुलवाया। जब व्यापार होने लगता है तो आपसी संबंध अपने से अच्छे हो जाते हैं। हम लोग का नेपाल और भारत का कितना अच्छा संबंध है, समझा गया कि नहीं? ब्याह हो जाता है इधर से उधर, नहीं हो जाता है। पटना में जितना अच्छा चाउमीन है सब नेपाल वाला बनाता है, कढ़ाई में आग लगा देता है ऐसे करके, एकदम धुआं धुआं। तो बताइए कितना अच्छा संबंध है। तो इन्होंने, विद्यार्थियों ने क्या चालू कर दिया? व्यापारिक संबंध वहां पे, और धीरे धीरे इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना आ गई। इसका सबसे बड़का खचरा ने विरोध किया, किसने? ऑस्ट्रिया का। कौन ची हो तो खेला हो तो नीचे यहाँ पे इटली का एकीकरण हो गया। और इटली का एकीकरण की शुरुआत कहां से हुई थी? सार्डिनिया पिडमाउंट। कहां से हुई थी? सार्डिनिया पिडमाउंट। अब आप बताइए, इटली के एकीकरण की प्रेरणा किससे मिली थी? नेपोलियन। जर्मनी के एकीकरण की प्रेरणा नेपोलियन। हालांकि नेपोलियन इन दोनों को थुरा था, दोनों को थुरा था कि नहीं थुरा था, लेकिन फिर थुरा गया अपने। इन्होंने कहा हमको भी बहादुर बनना है। अब आप बताइए, जर्मनी का एकीकरण कहां से चालू होगा? प्रशा से। पहली बार शिक्षा को अनिवार्य करने वाला देश कौन था? प्रशा।
प्रसा का जो चांसलर था, क्या था? चांसलर। प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था। प्रसा का चांसलर, चांसलर माने गवर्नर, कौन था? बिस्मार्क। बिस्मार्क। अलग अलग लोग अपने शासकों का अलग अलग नाम रखते हैं। जैसे केरल के शासक पहले अपना नाम जैमोरीन रखते थे। नाम नहीं होता तो पद का नाम है, क्या होता था? जैमोरीन। दिल्ली सल्तनत में राजा अपने को सुल्तान कहता था। दक्षिण में टीपू सुल्तान, जर्जिया सुल्तान, तो वो अपने को क्या कहते हैं? सुल्तान। मुगलों ने अपने को बादशाह, राजपूतों ने अपने आप को राजा, राजा मान सिंह, पृथ्वीराज चौहान, सम्राट, अशोक के समय सम्राट, सब अपना अलग अलग नाम रखते हैं। हम लोग राष्ट्रपति, मराठा साम्राज्य में छत्रपति, बंगाल में नवाब, हैदराबाद में नवाब। तो हर लोग अपने शासक का नाम क्या रखते हैं? अपने हिसाब से रखते हैं। लाइव में बाबू थोड़ा सा आवाज का आज प्रॉब्लम चल रहा है, माइक थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, इसको ठंडा लग गया यहाँ पे, चूहा हुआ काट दिया है। लड़की सब खाना या बिस्किट नमकीन खा के गिरा देती है और चूहा आके खाता है, उतार काट दिया वहां। हाँ हाँ, कि परका दी होगी सर, कौन दिन कल नहीं खाना छोड़ी होगी सब, तो तार काट दिया आप। नहीं ऐसा मत करिए, ऐसे कि अब दिल्ली तब दूधू को बिस्कुट गिरा दूं। आगे देखते हैं। बताइए, इटली के एकीकरण की, जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत किस राज्य से हुई? प्रसा का चांसलर, हाँ, बिस्मार्क। बिस्मार्क को गुप्त संधियों का जनक कहते हैं। गुप्त संधि का जनक। चुपचाप किसी से क्या कर लेता था? संधि कर लेता था। अतः गुप्त संधि का जनक बिस्मार्क को कहा जाता था। यह सेना को बहुत बढ़ावा देना चाहता था, इसी ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। रक्त और लौह की नीति। हालांकि भारत में दिल्ली सल्तनत के समय बलबन ने कौन सी नीति अपनाई था? रक्त एवं लौह की नीति को अपनाया था। इसने हर हाल में सेना को मजबूत करना चाहता था। बिस्मार्क दो जो था वो अपने फ्रैंकफर्ट, जर्मनी का उस समय राजधानी फ्रैंकफर्ट होती थी, तो वहां पे संसद के बिना अनुमति ही धन निकाल लिया राष्ट्रीय कोष से, और उस धन का खर्च सेना पे कर दिया। बवाल हो गया कि ससुरा ने पैसा लूट लिया। कहा कि कहां लूटे हैं, देखो हमारी सेना कैसी कमजोर थी, हमने बहादुर सेना बनाया है। तो कहा कि ससुरा ऐसे ना होगा। उसने देखा कि लोग ऐसे नहीं मानेंगे, उसने सेना से हमला कर दिया, कहां पर? डेनमार्क पर, और डेनमार्क को जीत लिया। कहा कि देखो पैसा का खर्च क्या हुआ, जिंदगी भर पिटाओ या पैसा खर्च करके पीटो। लोगों ने कहा यही ठीक है। यही ठीक है। कौन? बिस्मार्क। अब बिस्मार्क को संसद का समर्थन मिल गया, सेना का उसने हिस्सा कर ही दिया था। अब बिस्मार्क ने कहा कि चोट्टा ऑस्ट्रिया, तोरा ना छोड़ तो हम, ऑस्ट्रिया हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन बिस्मार्क को एक बात का डर था कि यदि वो जर्मनी के एकीकरण को पूरा करने जाएगा तो इसके लिए ऑस्ट्रिया बीच में कूदेगा, तो ऑस्ट्रिया को बचाने फ्रांस आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में अच्छा संबंध था। तो फ्रांस को रोकना जरूरी था। और इटली भी आ जाएगा, क्योंकि इटली और जर्मनी में नहीं जमता था। तो इसको ये मार होगा ना, तो इटली भी इसी का साथ दे देगा। और रूस जो है, रूस भी किसका साथ दे देगा? ऑस्ट्रिया का। इस हिसाब से तो ससुरा इटली जर्मनी का एकीकरण संभव ही नहीं है। सब इसी इंतजार में थे टुकुर टुकुर कि मार हो, ये सब किसका साथ देंगे? ऑस्ट्रिया का। किसका? लेकिन इस बिस्मार्क बहुत समझदार निकला। बिस्मार्क फ्रांस के राजा से संधि कर लिया कि जब हम हमला करेंगे तो आप दोनों में से किसी का साथ मत दीजिएगा। और गुप्त संधि का जनक इसलिए कहा जाता है कि इसने अपना ही एक आदमी राजा के पास भेजवा दिया, और वो जाके राजा से कहा कि संधि कर लीजिए, मार होगा दोनों में, दोनों कमजोर हो जाएगा, दोनों पे कब्जा कर लीजिएगा। राजा का और एक नंबर, उसने कहा कोनो को ना देते हो साथ हम। जबकि वो आदमी किसका था? बिस्मार्क का। कहा कि मार होने दीजिए दोनों को, दोनों कमजोर होगा, दोनों पे कब्जा कर लीजिएगा। फिर से हम नेपोलियन की तरह शक्तिशाली। बैला को पता नहीं किसका आदमी था, हाँ, बिस्मार्क का आदमी था। समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा बहुत बार होता, समझ में आ गया कि नहीं? ऐसा आप लोग के पास बहुत बार ऐसे देखे होंगे, कभी कभी आदमी दूसरे को भेज के क्या कर देता है? चढ़ा देता है ऐसे करके। एक फैक्ट्री थी जहां पर जीन्स बनते थे, तो उसमें ना एक गलती से ना 40 कमर का जीन्स बन गया।
उस 40 नंबर जीन्स कौन पहनेगा? 2 आदमी एक के में पहन लेगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब उस 40 नंबर जीन्स 1000 पीस बन गया, तो कंपनी को तो घाटा लगना था। अब क्या करे? अब कोई भी दुकानदार 40 नंबर को खरीदता नहीं था वहां पर। अब इसमें बाधा आ गई, तो उसने क्या सोचा, दुकानदार ने, जिस फैक्ट्री वाला था, 100 आदमी को पकड़ा और सबको 100-100 रुपया दिया। कहा कि देखो, जितना होलसेलर दुकान वाले हैं, क्योंकि फैक्ट्री से तो सीधे होलसेलर खरीदते हैं और होलसेलर का दुकान कहीं गोदाम वोदाम में होता है, सबको कहा कि लाइन से जो 10 दुकान दिख रहा है ना, इसमें जा जाके तुमको 40 नंबर जीन्स मांगना है। आदमी जाता है, 40 नंबर जीन्स है ना? नहीं है। बगल में गया, 40 नंबर नहीं, 40 नंबर नहीं। फिर आ रहा है एगो शाम को, 40 नंबर नहीं। अगले दिन फिर एगो दूसरा आ रहा है, 40। एक हफ्ता तक ओकरा पास खाली कौन मांग रहे थे? 40। सब दुकान वाला डिमांड किसके पास कर दिया? ले जाओ 40 नंबर जीन्स। समझ में गया? ये बिजनेस टेक्टिक्स होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कोई दिक्कत? अब भाई बिहार का रहता तो डिस्काउंट पे ले लो, उधारे ले लो। समझ में आ गया कि नहीं? बेच के दियो। अरे दिमाग लगाओ, दिमाग। गुजराती सबका ही दिमाग होता है, बहुत तेज दिमाग होता है बिजनेस मामले में। आगे बढ़ते हैं लोग। अपने इसमें जो मैप का जिनका नहीं है वो इसमें नहीं बैठेंगे, जगह नहीं रह पाता। हॉल नंबर 5 भी पूरा भर जाता है। चलिए अब आगे ध्यान से समझते हैं लोग। जर्मनी का एकीकरण को अब तैयारी चालू हो गई थी पूरी तरह से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ इसमें इसने किसको मना लिया? फ्रांस को। किसको मना लिया? फ्रांस को क्या कर लिया था? मना लिया था। किसी को कोई दिक्कत? फ्रांस आता नहीं। ऑस्ट्रिया का काम तमाम हो गया था। इटली का एक जमीन को लेकर विवाद था, किसके साथ? जर्मनी के। बिस्मार्क ने उस जमीन का समझौता किससे कर लिया? इटली से। और कहा इसी शर्त पे कि तुम इसका साथ नहीं दोगे। इसको पता ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में 40 नंबर। इसको पता नहीं है। इधर से इटली को काट दिया, इधर से फ्रांस को काट दिया। क्या कर दिया? फ्रांस। जर्मनी में औद्योगिक क्रांति बहुत तेजी से हो रहा था, मशीनरी वगैरह लग रही थी। वो टेक्नोलॉजी को लेकर समझौता कर लिया, किससे? रूस से। किससे समझौता कर लिया? रूस से समझौता कर लिया। रूस भी कहा ठीक है, हमको टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए, मिलकर औद्योगिक क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, हम भी इकट्ठा को नहीं आएंगे बचाने के लिए। अब जर्मनी ने अपनी, सॉरी प्रसा ने, प्रसा ही था उस समय, जर्मनी था नहीं, अपनी सेना लगा दी पहले इस एरिया में। क्या कर दिया? एकीकरण कर दिया और कहा कि अब हम सब लोग क्या रहेंगे? एक देश, कोई कुछ नहीं बोलेगा, हम क्या रहेंगे? एक देश। जैसे अभी के तौर पे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि आज से 300 साल की कहानी अभी के सिनेरियो में कैसे समझ में? जैसे ऐसे समझिए, अगर हम पीओके वापस लेने आएंगे, कौन चाहे आ जाएगा? चाइना। नहीं तो क्या पाकिस्तान से हम लोग को टेंशन है? हाँ, चाइना से। अगर किसी कारणवश हम लोग चाइना से समझौता कर लेते हैं तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो भारत को इस टाइप का नहीं कर पाता है, वरना कूटनीति में तो ससुरा बहुत खच्चर आदमी की जरूरत है। देखिए हम लोग का नक्शा इस तरह से अधूरा है कि नहीं है? चाइना चाहता है ताइवान पर कब्जा करना, हम चाहते हैं पीओके पर अपना वापस लेना। गुप्त संधि कर लो, हमें पता है आज नहीं तो कल ताइवान को लेके चल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छुपा रहे हैं हम लोग कि हम छुप गए हैं, जबकि पूरा शरीर बाहर है। आज नहीं तो कल ताइवान को कौन लेके चल जाएगा? उस समय हमको कुछ नहीं होगा, प्रधानमंत्री बोलेंगे ये गलत है, अब ये गुप्त संधि कर लीजिए तो उधर निपटा, हम इधर निपटा देते हैं। नहीं समझ में आया? सीपीईसी कोई दिक्कत नहीं है, तब तुम सीपीईसी के लिए चिल्लाओगे तो सीधा कह दो कि अगर आप ताइवान पे हमला करेंगे तो हम इधर कर देंगे, नहीं तो शांति से उसको लीजिएगा तो शांति से हम भी ले लेंगे। एक साथ दो जगह पे तो कोई नहीं लड़ सकता है, और एक के पास होता मार तो समझ में आता। इधर पूरी सेना लगाएगा, क्योंकि इधर से कोरिया आएगा, जापान आएगा, फिलीपीन आएगा, अमेरिका आएगा, नाटो सेना आएगी, तो पूरी सेना इसको कहां लगाना पड़ेगा? यहाँ। और सबसे बड़ा का बवाल, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार, तिब्बत का पठार बीच में है, तो उसकी सेना हेल भी नहीं पाएगी सड़क माध्यम से, इस सब चीजों से बहुत तेजी से। और उसके बाद सेना यहां लगाना पड़ेगा। तो भारत लोल है, यहां सेना लगा देगा, सिक्किम में लगा देगा, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, लो ससुरा कहां आओगे आप? बिना बतैले नेपाल हिल जाएगा।
नहीं समझ में आ गया? हाँ, अब भूटान आइए, देखो बकुला कर रहा हूं सर, भूटान देखिए हिल जाएंगे हम लोग। तो चाइना क्या करेगा, कितना सेना रखे? अब विदेश में हम लोग का कजाकिस्तान में एयरबेस है, ये है, कुछ नहीं करना है, 2-4 को बम यहाँ फोड़ देना है, चिटपुटियो वाला फोड़ेंगे ना दिमाग पे आ जाएगा इधरों घुस गया है। नहीं समझ में आ गया? यहाँ चल जाएगा। और रही बात यहाँ के सिंजियांग में वीगर मुस्लिम है सब, वीगर मुस्लिम, इन पे बहुत अत्याचार होता है। भारत सरकार ये जिम्मेदारी हमको दे दे, इतना तो हम एक नहीं को भड़का देंगे यहाँ पे। नहीं समझ में आ गया? यहाँ इस सबका आदमी भड़का देगा, चलो हम तुमको दिखाते हैं क्या होता है, तुमको ऐसे, तुमको नमाज पढ़ने से रोकता है। बताओ भारत में किसी को रोका गया है? अधिकार मांगो, अधिकार मांगने से मिलता है, छीनना पड़ता है, सर कभी नहीं मांग पा। मारो एकदम, हथियार दो सप्लाई तो ले, मार धार चालू, ले चल एकदम भयानक काम करना पड़े। आ गया पीओ के यहाँ पे, तुम ले लो उसको, ले लो सजवाते, तोरा से क्या मतलब है? एगो तो 26 जनवरी को तू हैप्पी रिपब्लिक डे बोल देता है, ओकरा से क्या चलता है? हमारा क्या आ जाएगा पीओ के, ये विधवा हो जाएगा, इसका पति तो इधर ही रह गया, क्या हो जाएगा? विधवा हो जाएगा। समझ आ गया? तो अब विधवा होगा तो फिर अपने नैहर आएगा। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। घर चले हम फिदा जानो तन साथी। समझ आए कि नहीं आ गया? कूटनीति बहुत तगड़ी होनी चाहिए आपके दिमाग में, एकदम कूटनीति ऐसा करो कि सब पानी ना मांगे, एकदम ऐसा जगह पे मारो उसको से कि मिलबे ना करे बचाने वाला, एकदम खतरनाक। समझ आ गया कि नहीं आ गया? आगे देखते हैं हम लोग। बताइए इसने किसको, सबको साइड कर दिया कि नहीं कर दिया? और उसके बाद हमला कहाँ किया? ऑस्ट्रेलिया। अब बताइए हम लोग, अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पीओके हम ही लोग का है, अक्साई चीन हम ही लोग का है, एकीकरण हो पाया? नहीं हो पाया। लेकिन याद रखिएगा, हम अपने जीवन काल में ही भारत का पुनर्एकीकरण पढ़ा के जाएंगे कि किस तरह से भारत ने पीओके और अक्साई चीन का एकीकरण किया था। अब तब तक हम, रावण ने शनि को बंदी बनाया था, हम यमराज को बंदी बना देंगे। सोचा अब हमारे भारत का एकीकरण बाकी है। सोचा तू देर तो नौटंकी मत करो ना, तो तरों के ले चलेंगे फौज में। हमको ले चलना है तो पहले भारत का क्या करना है? एकीकरण करना है। हम लोग का एकीकरण आपको बताए तो कितना रास्ता है, बहुत सारे रास्ते हैं हम लोग को एकीकरण के लिए, लेकिन हम कुछ करते नहीं। जैसे ये ताइवान पे करे, यहां से नेवल ब्लॉकेज लगा दीजिए, कोई सेना ही नहीं जाएगी उसकी, कोई नौसेना जाएगी नहीं, यहां से वायु से पूरा सप्लाई काट दीजिए। और चीन के पास पेट्रोलियम नहीं है, वो गल्फ देशों से, ईरान, सऊदी अरब, यूएई से पेट्रोलियम को इसी रास्ते ले जाता है, ब्लॉक लो, डिबरी जलावन। कौन सी है? संघाई, बीजिंग, लालटेन लेके घूमो सो जाते ना, मट्टी तेल भर के, सब ब्लॉक कर देना चाहिए यहाँ पर। नहीं समझ में आ रहा है? हम लोग के पास गजब मौका है, यही लग ले यहाँ पर, जहां तहां से कोई दिक्कत नहीं। अब म्यांमार अपने से कह देगा कोको द्वीप ले लीजिए अपना। अपने से वापस दे देगा हम लोग का कोको द्वीप, हमको मत मारिएगा, ले लीजिए आप। किसी बड़ को पीटिए तो छोटका अपने डर जाता है, नहीं डर जाता है तो। हाँ, मौका मिले तो सार्क का एकीकरण कर दो। तनी मनी खा लिए, छोड़ना है यहाँ पे। तो इटली का, जर्मनी का एकीकरण समझ में आ गया? जर्मनी के एकीकरण धीरे 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 बिस्मार्क ने चारों ओर कर दिया, और जर्मनी 39 भागों में जो टूटा था वो एक हो गया, और जर्मनी का संविधान लिखा गया, जिसे वाइमर संविधान के नाम से जाना जाता है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क को कहा जाता है। रक्त एवं लौह की नीति अपनाया, गुप्त संधि का जनक बिस्मार्क को, प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क, प्रसा शिक्षा को अनिवार्य करने वाला दुनिया का पहला देश। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जर्मनी का एकीकरण समझ गए? इटली का एकीकरण, इन दोनों में एक चीज कॉमन थी, दोनों को प्रेरणा फ्रांस से मिली थी, दोनों पिटाया फ्रांस से था सब, नेपोलियन से, और दोनों में बाधा कौन था? हाँ, ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया ने इटली को गरियाने लगा, छोटा हमको क्यों नहीं बचाया? वो कहा कि हमको क्यों नहीं बचाया? तो कहा लोल कहीं हम दोनों पे जीतने वाले थे, कोनो ना मिला हमको। और इधर भी कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। अभी बेचारा खिसियानी बिल्ली खंभा नोच, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब इसके राज, जहां तहां इसे भटक रहा था, तो इसके राजकुमार को कौन मार दिया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार को, वो आखिरी ड्यूक था। ड्यूक समझते हैं?
जो राजा का वंशज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ड्यूक। एक जितना ड्यूक था सब मरा गया था, एक को ड्यूक बचल था फर्डिनेंड, ओकरो मार दिया। एक कोई माइये बाप नहीं बचा, कुल दौड़ गया सब, कब्जिया लो चल गई हो यहाँ पे, कुल दौड़ गया। क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध। कौन सा युद्ध? प्रथम विश्व युद्ध। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब इसकी चर्चा हम लोग कल